तो बच्चों अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और हम लोग का जो अगला चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इससे 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इस चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रेड एंड सेफ्टी। बच्चों ट्रेड एंड सेफ्टी का जो चैप्टर है ना, ये अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी कभी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो तो सबसे पहले आपको सेफ्टी को समझना होता है। बिना सेफ्टी समझे हुए आप किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री नहीं कर सकते। इवन इंडस्ट्री में एंट्री करना ही सेफ्टी से होता है। अगर आपके पास एप्रोन नहीं है, आपके पास पैर में जूते नहीं है, आपके पास जो है सर में जो है टोपी नहीं है, तो आपको किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री नहीं मिल सकती, जो कि वहां मैंडेटरी होता है। ओके, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री, उसमें मास्क ये मैंडेटरी हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बहुत सारी चीजें हमें सेफ्टी के लिहाज से समझनी पड़ती है और इसीलिए इस चैप्टर को समझा जाता है कि भाई क्या है सेफ्टी। ओके, तो कहना कि सर सेफ्टी का मतलब ये होता है कि किसी भी घटना या फिर किसी भी दुर्घटना से जो बचाव होता है, किसी भी दुर्घटना से जो बचाव होता है सर उसी को किस नाम से जाना जाता है? सेफ्टी के नाम से जाना जाता है। मैं बताता हूं कैसे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी मशीन में काम कर रहे हैं, आप किसी मशीन में काम कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि मशीन में काम करते समय आपके हाथों में इस तरीके की अंगूठियां नहीं होनी चाहिए, समझो। मशीन में काम करते समय ढीले कपड़े नहीं होने चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब पहले से ही सेफ्टी के तरीके हैं। मान लीजिए आपके हाथ में अंगूठी है और धोखे से अगर ऐसा हो गया कि मशीन चलने के दौरान ये अंगूठी उसमें जाकर फंस गई, तो भाई साहब किसी तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है। तो आप कम शब्दों में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि किसी दुर्घटना से जो बचाव होता है, किसी भी दुर्घटना से जो बचाव होता है, बस उसी बचाव का बताइए नाम क्या होता है? सेफ्टी। बच्चों ये जो सेफ्टी का चैप्टर है ये लगभग हर ट्रेड वाले पढ़ते हैं, BSED वाले भी पढ़ते हैं, जो आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच है। हर एक जगह पे आपको सेफ्टी पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि अल्टीमेट आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जाने की बात करते हो और नई इंडस्ट्री में जाने की बात करते हो, ALP टेक्नीशियन में जाने की बात करते हैं, तो वो भी हमारे पास एक तरह की इंडस्ट्री ही है ना। तो चलिए फिर इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा सेफ्टी में क्या क्या बातें समझनी पड़ती है बच्चों। तो सेफ्टी में सबसे पहले तो आपको यह समझना बच्चा कि सेफ्टी है क्या, सुरक्षा क्या है। मैं आपसे पूछूं कि भैया सेफ्टी क्या है, किसे कहते हैं सुरक्षा, तो आप सीधे सीधे कम शब्दों में यही कह सकते हो कि सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि किसी दुर्घटना से बचाओ, किसी दुर्घटना से बचाओ। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? सर सेफ्टी के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें एक अवधारणा है, ये एक तकनीकी है या अवधारणा है, या एक ऐसा समाधान है, या एक ऐसा विचार है, आप कुछ भी बोल दीजिए, जो हमें चोट, दुर्घटना या किसी परेशानी से दूर रखता है। मतलब आप इसको कम शब्दों में भी बोल सकते हो। मैंने बताया ना, किसी दुर्घटना से जो बचाव होता है, ध्यान से सुनना, दुर्घटना से बचाओ। तो बच्चों दुर्घटना से जो बचाव होता है, बस उसी बचाव का नाम क्या होता है? तो कहना उसी बचाव का नाम होता है सेफ्टी। बस बहुत कम शब्दों में दुर्घटना से बचाव हमारा क्या कहलाता है? सेफ्टी। जैसे कि आप इंडस्ट्री में जाते हो, तो इंडस्ट्री में जाते समय आप लोग पैर में मोटे मोटे जूते पहनते हो। अच्छा, पैर में मोटे मोटे जूते क्यों पहने जाते? ताकि चलते समय किसी तरह की कोई टीली, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारी टीलियां निकली रहती है, तो वो टीलियां आपके पैरों में ना घुस जाए। तो टीलियां क्या होती है कि पतले पतले जूतों को फाड़ के अंदर चली जाती है, और मोटे मोटे जो जूते होते हैं, मेटल वाले जूते होते हैं, वो टीली को फाड़ के अंदर नहीं जा पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुर्घटना से जो बचाव है वही सेफ्टी है, और अलग अलग तरह से हमारी सेफ्टी हो सकती है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि ये आदमी है, देखिए सर में टोपी लगाए है, एप्रोन पहने हैं। अच्छा, आपको लगेगा कि एप्रोन सेफ्टी कैसे हो सकता है? बच्चों ये एप्रोन भी सेफ्टी होता है। ये जो पहने हैं लड़का, ध्यान रखना, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सर इसको बोलते हैं हम लोग एप्रोन। एप्रोन भी सेफ्टी हो सकता है। एप्रोन क्यों सेफ्टी हो सकता है? कहना एप्रोन जो होता है बच्चों वो गहरे लाल रंग का होता है या गहरे रंग का होता है, आप ऐसा कह दीजिए। तो बच्चों जब ये गहरे रंग का होगा ना, तो ऊपर से काम करने वाले आदमी को नीचे गहरा रंग दिखाई देगा, और अगर आप हल्के फुल्के कपड़े पहन के चले रहे, हल्का कलर पहन के चले रहे, तो ऊपर से काम करने वाले आदमी को दिखाई नहीं देता।
अभी देखिए मेरे कानपुर में मेट्रो का निर्माण हो रहा है, तो जब भी कभी मेट्रो का निर्माण होता है तो कई बार आप देखिए कि मेट्रो में काम करने वाले लोग हमेशा ये एप्रोन जरूर पहने रहते हैं। अच्छा, एप्रोन क्यों पहने रहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि एप्रोन पहनने से दूर से ही दिखाई देता है, इसलिए ध्यान रखिएगा एप्रोन पहने रहते हैं। तो सेफ्टी क्या है? दुर्घटना से बचाव हमारा सेफ्टी कहलाता है या फिर सुरक्षा कहलाता है। अच्छा, इसके बाद सर सेफ्टी होते कितने प्रकार की ये बताइए? तो कहना सेफ्टी मेनली 3 तरह की होती है। ध्यान रखना, सेफ्टी मेनली कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। सबसे पहली सेफ्टी होती है जिसको बोलते हैं सेल्फ सेफ्टी, है ना? आप इसको सेल्फ सेफ्टी बोल दीजिए, चाहे तो आप इसको एक और नाम से भी जानते हैं बच्चों, इसी को बोला जाता है पर्सनल सेफ्टी। याद रखिएगा, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? सर इसी को बोला जाता है पर्सनल सेफ्टी। ओके, फिर आता है जनरल सेफ्टी, इसके अलावा आता है बच्चों मशीन सेफ्टी। तो जनरल सेफ्टी क्या है, पर्सनल सेफ्टी क्या है, मशीन सेफ्टी क्या है? ये 3 तरह की सेफ्टी होती है और तीनों तरह की सेफ्टी को हमें समझना है। ओके, अब कैसे हम इनको समझेंगे उसको देख लेते हैं एक एक करके। जैसे कि मैंने कहा 3 तरह की सेफ्टी है। सबसे पहले आपको जनरल सेफ्टी समझनी है, क्योंकि जब भी कभी आप किसी मशीन शॉप में, किसी इंडस्ट्री में जाते हो तो जनरल सेफ्टी क्या है उसको सबसे पहले समझना जरूरी है ना? तो जनरल सेफ्टी के कुछ पॉइंट है, बस आपको समझने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है और आपको बताना होता है कि हाँ कौन सा स्टेटमेंट सही है। अभी मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो समझ जाएंगे। तो बच्चों जनरल सेफ्टी का पहला पॉइंट क्या है कि जिस पदार्थों को आग जल्दी पकड़ती है उन्हें अलग स्थान पर रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही है। मान लीजिए हमारे पास आप ऐसी जगह पे काम करते हो जहां पर हमारे पास लकड़ी है या फिर कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ आ गया, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, भाई आपके पास जनरेटर है उसमें डालने के लिए। तो मेरे भाई जितने भी ज्वलनशील पदार्थ है उनको हमेशा आपको आग से दूर रखना चाहिए, है ना? एक और चीज है, ज्वलनशील पदार्थ को हमेशा बिजली वाला जो सॉकेट होता है ना उससे भी हमेशा दूर रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बिजली में सॉकेट लगाते समय जो चिंगारी आती है वो भी आग पकड़ने का कारण बन सकती है। तो ज्वलनशील पदार्थों को हमेशा दूर रखना चाहिए। दूसरा देखिए, वर्कशॉप में कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो, मुंह में एकदम पिचकारी भरे हो, पान मसाला भरे हो, तो ये गंदगी है। तो कभी भी वर्कशॉप में आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। और चलो ये वाली गंदगी तो एक चल भी जाता है मेरे भाई, वैसे चलता तो नहीं है। तुमने पता चला वर्कशॉप में सिगरेट पी रहे और सिगरेट पीते पीते ही जलती हुई सिगरेट तुमने ऐसे फेंक दिया, वो भी एक आग का कारण बन सकती है, जनरल सेफ्टी, है ना? तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ये है कि कार्य करने वाले स्थान को अच्छी से साफ कर लेना चाहिए और मशीन को साफ करने वाले कॉटन वेस्ट का प्रयोग में लाने के बाद एक पीपे या बॉक्स में डाल के ढक्कन बंद कर देना चाहिए। मतलब यह है कि जहां कहीं भी आप मशीन में काम कर रहे हो तो आप वहां सफाई रखिए। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो वहां सफाई नहीं है, गंदगी फैली हुई है, जगह पे सामान नहीं रखा हुआ है, जहां पे टूल रखा होना चाहिए वहां पे टूल नहीं रखा हुआ है। तो ये सब चीजें क्या है, ये जनरल सेफ्टी का टर्म है कि आपको सफाई रखनी चाहिए, साथ साथ जिससे आप मशीन साफ कर रहे हैं कपड़े से उस कपड़े को हमेशा अलग फेंकना चाहिए। वो कपड़ा जल्दी जो आग पकड़ता है, जल्दी जलता है, हमेशा ध्यान रखना उस कपड़े को अलग से फेंकना चाहिए। तो ये टर्म हमारे किसके रहे बच्चों, ये टर्म है हमारे जनरल सेफ्टी के। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग पर्सनल सेफ्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये? क्योंकि अगर आपने अपनी पर्सनल सेफ्टी नहीं की तो आपकी जान का खतरा जा सकता है। पर्सनल सेफ्टी में बच्चों जान का खतरा होता है और किसी आदमी की अगर जान चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। तो पर्सनल सेफ्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल सेफ्टी में बहुत सारे टर्म भी होते, एक आता है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि पर्सनल सेफ्टी क्या है, तो पर्सनल सेफ्टी में सबसे पहला एक एक पॉइंट समझना बच्चा, मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा ताकि आपको क्लियर होता रहे। पर्सनल सेफ्टी का पहला पॉइंट है औजार उपकरण मशीन तथा कार्य प्राप्त ज्ञान न होने के कारण कभी भी मशीन को नहीं चलाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को मशीन का कोई ज्ञान नहीं होता, फिर भी हम लोग मशीन को चलाने चले जाते हैं। जैसे कि जब हम लोग नए नए थे, डिप्लोमा किया था, है आईटीआई किया था, तो हम लोगों को क्या लगता है कि चलो लेथ मशीन को चलाना शुरू कर देते हैं और हमें नहीं पता कि लेथ मशीन में टूल जो है जॉब कैसे पकड़ा जाता है, चक में टूल को टूल पोस्ट पे कैसे लगाते हैं।
ऐसे में क्या होता है ना, किसी तरह की दुर्घटना होने के चांसेस बने रहते हैं। तो जब तक किसी मशीन की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें ध्यान रखिएगा उस मशीन को नहीं चलाना चाहिए। अगर आपको ड्रिलिंग करना नहीं आता, आप ड्रिलिंग करने में कह सकते एक्सपर्ट नहीं है, तो आपको ड्रिलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप जबरदस्ती ड्रिलिंग करने जाओगे मेरे भाई, तो हो सकता है कि आप खुद का तो नुकसान करोगे, कंपनी का भी कर दोगे, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो जिस मशीन की जानकारी हो सिर्फ और सिर्फ आपको वही मशीन पे काम करना चाहिए, दूसरी किसी मशीन पे काम नहीं करना चाहिए। आपको टर्निंग करना आता, लेथ मशीन पे काम करना आता, आप लेथ मशीन पे काम कीजिए, आप वेल्डिंग करने मत जाइए। वेल्डिंग करने जाओगे तो नुकसान कर बैठोगे। हैं, चलिए दूसरा पॉइंट सुनिए क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि कार को कभी जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, है ना। अगर जल्दीबाजी में किया तो भी आपको बुरी दुर्घटना का सामना कर सकना पड़ता था। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि लोग जल्दीबाजी के चक्कर में कार को उल्टा कर देते हैं, या फिर जल्दीबाजी के चक्कर में जो लीवर दबाना होता है उसे न दबा के उल्टा कोई लीवर दबा देते हैं। जल्दीबाजी के चक्कर में मशीन को ही हाथ से साफ करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उतनी दूर कपड़ा रखा है, कौन कपड़ा उठाने जाए। जल्दीबाजी के चक्कर में ही अपने जॉब को हाथ से ही रोकने लग जाते हैं, ढूंढते हुए जॉब को। तो ये सारा का सारा काम नहीं करना है, मैं पहले बता दूं। तो कभी भी किसी काम को जल्दीबाजी में नहीं करना। अगर आपने जल्दीबाजी में किया तो भाई साहब आपके जान का खतरा हो सकता है। अगला तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तीसरा पॉइंट है कि सामर्थ्य से अधिक मेहनत नहीं करनी चाहिए। कई बार अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जब सामर्थ्य से अधिक मेहनत करते हैं तो भी वो जान माल का खतरा होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ताकत है कि मैं जो है 3 बॉक्स उठा सकता हूं। अब जबरदस्ती मैं 4 बॉक्स उठा लूं, 5 बॉक्स उठा लूं, तो आगे चल के मैं सारे के सारे बॉक्स गिरा दूंगा, है तो ये नुकसान ही तो है एक प्रकार का। ठीक है, तो जितना आपकी क्षमता हो उतनी क्षमता में काम करना चाहिए। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ज्यादा पैसे बनाने के चक्कर में हो सकता है कि 8 घंटे की जगह 9 घंटे काम करें। अब देखिए 8 घंटे तक तो चलो ठीक है, अब तुमने 9 घंटे काम किया और तुम्हारी आंखों में नींद भरी हुई है और तुम लेथ मशीन में काम कर रहे हो बच्चों, तो बहुत बड़ा खतरा है। कई बार ऐसे होते हैं कि लोगों के हाथ पैर उंगलियां इतनी बुरी बुरी चोट लग जाती है कि वो जीवन भर अपाहिजता का कारण बन सकती है। तो याद रखिएगा कभी भी सामर्थ्य से अधिक मेहनत नहीं करनी चाहिए, इस बात को याद रखिए। अब चला देखिए, कार्य में रुचि ना होते हुए भी कार्य करना, यह भी बहुत बुरी आदत है। अगर आप पर्सनल सेफ्टी की बात करते हैं तो कई बार हमें कार्य में रुचि नहीं होती फिर भी हम काम करते हैं। मैं बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए आज रात मैंने ढेर सारी पार्टी दी और ढेर सारा एंजॉयमेंट किया, पूरी रात 12-1 बजे तक मैं जागा, रात के 2-3 बजे तक जागा और सुबह 7 बजे फिर से चला गया काम करने। क्यों 7 बजे दिया? क्योंकि इसलिए दिया क्योंकि अगर नहीं जाऊंगा तो मेरा पैसा कट जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो बच्चों यहां पर क्या है ना कि मैं मेरे अंदर से मेरी आत्मा नहीं कह रही कि मैं सुबह 7 बजे उठूं, काम पे जाऊं, काम करूं, फिर भी अगर मैं जबरदस्ती वहां पे काम करने दिया तो रुचि ना होने की वजह से भी दुर्घटना हो सकती है। तो आपके काम में रुचि होना चाहिए। अगला देखिए 5वां नंबर, कार्यस्थल या घरेलू तनाव भी दुर्घटना का कारण हो सकती है। कई बार आसपास का जो कार्यस्थल है ना वो भी दुर्घटना का कारण बन सकती है, घरेलू तनाव भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जिस स्थान पे हम काम कर रहे हैं उस स्थान पे गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी मुझे काम करना है। तो कई बार गर्मी की वजह से हमारी बॉडी उतना कंफर्ट जोन में नहीं रह पाती, समझ पा रहे हैं ना। उसके अलावा कई बार क्या होता है, घरेलू तनाव की वजह से भी हमारे माइंड में चल कुछ और रहा होता है, काम हम लेथ मशीन में कर रहे हैं, ड्रिल मशीन में कर रहे हैं, तो बताइए ये भी तो एक दुर्घटना का कारण बन सकती है ना। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, उचित औजारों व उपकरणों व मशीन का अभाव होना। अच्छा, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास किसी तरह का कोई टूल नहीं होता फिर भी हम लोग किसी दूसरे तरह के टूल से काम चला लेते हैं। तो बच्चों ये भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि जहां पर हमें टर्निंग टूल की जरूरत है वहां का पर ड्रिल बिट लगा दें, समझो। जहां पर टर्निंग टूल की जरूरत है वहां पर हम मिलिंग करना शुरू कर दें, नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो काम जिस टूल से लिया जा सकता है, जिस औजार से लिया जा सकता है, आप उसी का इस्तेमाल कीजिए, किसी दूसरे का इस्तेमाल नहीं कीजिए। मुझे बोल्ट खोलना है, हम घरों में तो नट बोल्ट खोलने के लिए कह सकते हो चम्मच का इस्तेमाल कर लेते, लेकिन ये चीज सही नहीं है। ये मशीनी कामों में दुर्घटना का कारण भी बन सकता है मेरे दोस्त। इसके बाद अगला नंबर आता है बच्चों 7वां नंबर, कार्य करने का तरीका गलत होना। हाँ,
ये भी एक पॉइंट हो सकता है दुर्घटना का। कार्य करने का तरीका गलत होने का मतलब ये होता है कि कई बार हमें सब कुछ आता है लेकिन हम ना उसके तरीकों को सही नहीं कर पाते। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये जॉब है और इस जॉब की मुझे टर्निंग करनी है। क्या करनी है बच्चों? टर्निंग। तो टर्निंग करने का सही तरीका ये होता है कि हम बाहर से टूल लगाएं और बाहर से टूल लगाकर इस तरीके से टूल को सेंटर की ओर ले जाए। कई लोग सेंटर से बाहर की ओर ले जाते हैं, वो गलत है। हरा ये टर्निंग जरूर हो रहा है लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग एक स्पेशली नाम देते हैं और वो नाम होता है बच्चों फेशिंग। तो आपको जो है काम करना है वो काम ना सही तरीके से करना है, जो इसका स्टैंडर्ड मेथड है, जो उसका स्टैंडर्ड मेथड है। बिना स्टैंडर्ड मेथड के आपको काम नहीं करना है ना। क्या करने का तरीका गलत होना, उसके बाद उचित वेशभूषा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों। कई बार हमारी वेशभूषा सही ना होने की वजह से दुर्घटना का कारण बन सकता है। मैं कैसे सर देखो, मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करने गया है, बढ़िया सा मैंने जो है एक टोपी लगा ली है, फैंसी सी टोपी लगा ली, गले में मोटी मोटी चैन पहन ली, हाथ में मोटा मोटा कंगन पहन लिया, समझे बात को, और एकदम कुर्ता पैजामा पहन के चला गया ऑफिस काम करने। तो बताइए इंडस्ट्री में क्या काम ऐसे होता है? गले में तुमने चैन पहन रखी है, हो सकता है कि मशीन चलाते चलाते तुम्हारी चैन फंस जाए, हो सकता है कि तुमने जो ढीला कपड़ा पहन रखा कुर्ता वो फंस जाए। तो कभी भी हमें अपनी वेशभूषा को दूसरों से अलग नहीं करना चाहिए, जो स्टैंडर्ड वेशभूषा है उसी का पालन करना चाहिए। तो ध्यान रखना, स्टैंडर्ड वेशभूषा का ही पालन करना चाहिए, बिना स्टैंडर्ड वेशभूषा के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, कार्य करने के दौरान अनुशासन होना चाहिए। यह भी बहुत बड़ी बात है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी मशीन शॉप में काम करते हो तो हम लोगों का ध्यान कुछ और होता है, काम करते जा रहे हैं, शर्मा जी से बतियाते जा रहे हैं, और बताओ शर्मा जी क्या बनाया आज भाभी ने तुम्हारे। तो ये सब क्या है? ये अनुशासनहीनता है। तो आपके पास अनुशासनहीनता भी नहीं होनी चाहिए। अगर अनुशासनहीनता है तो भी आपकी दुर्घटना का कारण बन सकता है। बच्चों, पर्सनल सेफ्टी इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि भैया हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम दूसरे को सुरक्षित कर सकते हैं। ओके, तो पर्सनल सेफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरूरी नहीं कि यही पॉइंट आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन हाँ, इन्हीं पॉइंटों से रिलेटेड करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बताया जाता है, पूछा जाता है कि बताइए कौन सा पर्सनल सेफ्टी है, कौन सा जनरल सेफ्टी है और कौन सा वर्कशॉप सेफ्टी है। ओके, इसके बाद तीसरी तरह की जो सेफ्टी हो जाएगी वो मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी बोलिए, वर्कशॉप सेफ्टी बोलिए, एक ही बात है। अब मशीन सेफ्टी देखिए, क्या मशीन सेफ्टी में हम लोगों को मशीन से संबंधित जो सावधानियां है बस उनको बरतना है। मशीन सेफ्टी का सबसे पहला पॉइंट बच्चों लिखा हुआ है कि मशीन काम करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि मशीन की बटन किससे चालू होती है, वह बंद है कि चालू है। उसके अलावा उसका पूरा प्रोसीजर ज्ञान लेना चाहिए, है ना। तो मशीन पर कार्य करने से पहले जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वह किस बटन से चालू होती है और किस बटन से बंद। पता चला तुमने किसी और बटन से चालू कर दिया और कोशिश सोच रहे हो कि मशीन बंद हो गई, तो ऐसा नहीं है ना। जिस बटन से मशीन चालू होनी है, जिससे बंद होनी है, आपको उसी बटन की जानकारी होनी चाहिए। पता चला तुमने बटन दबाई और स्टार्ट करना था लेथ मशीन, स्टार्ट हो रही ड्रिल मशीन, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। दूसरा अगर बात करते हैं तो मशीन पर कार्य करते समय छीलन को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। बच्चों, जब हम लोग मशीन पे काम करते हैं ना तो बहुत सारी चिप निकलती है, बहुत सारी क्या निकलती है? चिप। तो लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि उस चिप को ऐसे हाथ से साफ करना है। नहीं भाई, कभी भी उस चिप को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। कभी भी उस चिप को जब वो बाहर निकलती है ना तो हाथ से तोड़ना भी नहीं चाहिए। उसके लिए अलग से चिप ब्रेकर लगा होता है जो उसको तोड़ देता है अपने आप, है ना। फिर अगला क्या है, चालू मशीन को, जो भी हमारी मशीन चालू है, चालू मशीन को साफ करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मशीन चालू होती है और उसी में लग जाते हैं कि चलो आज इस मशीन को साफ करते हैं। नहीं, चालू मशीन को कभी भी हमें साफ नहीं करना चाहिए बच्चों। चौथा देखिए, यदि कार्य करते समय कुछ खराबी आ जाए तो मशीन को पहले तुरंत बंद कर दे। अच्छा, कई बार होता क्या है कि जैसे कि मशीन चल रही है और बच्चे को ये दिख गया कि अच्छा मशीन का ये वाला बोल्ट ढीला है, तो चलती हुई मशीन में ही बोल्ट कसना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, चलती हुई मशीन में बोल्ट कसना ये सबसे बुरी आदत है, ये तो कभी जीवन में करना ही नहीं है। तो चालू मशीन को कभी भी सुधारने की जरूरत नहीं है, आपको इस बात को याद रखिएगा। ओके,
अगला देखिए, मशीन पर कार्य करते समय चश्मा जरूर पहने। देखो चश्मा जरूर पहने ये बात सही है, लेकिन कौन सी मशीन पे काम करते समय ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे कि आप वेल्डिंग करते हैं चश्मा पहनना जरूरी है। उसके अलावा आप ऐसी मशीन पे काम करते हैं जहां पर चिप उड़ उड़ के निकल रही है, जैसे ग्राइंडिंग में देखो चिप उड़ उड़ के निकलती है, तो जहां कहीं भी चिप उड़ उड़ के निकलती बच्चों वहां पर चश्मा पहनना बेहद जरूरी है। अगर आपने चश्मा नहीं पहना तो भी फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो किसी भी मशीन शॉप में, क्योंकि हम बार बार मशीन शॉप का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं, सेफ्टी हर जगह है, ऐसा नहीं कि सेफ्टी हर जगह नहीं है। आज आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं भैया मास्क पहने रहो, वो भी क्या है, तरह की सेफ्टी है। क्या है, आप आज रोड में चलते हो तो रोड में साफ साफ लिखा रहता है कि बत्ती लाल होने पर ही रोड को पार करे, अरे लिखा होता है ना, तो वो भी क्या है, एक तरह की सेफ्टी ही है। लेकिन हम लोग वहां पर उन सारे तरह की सेफ्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हमें मेन जो समझना है बच्चों यहां पर, वो समझना है इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होती है। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बात की जा रही है। तो याद रखना, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में मैंने जो 3 सेफ्टी बताई, उन्हीं 3 सेफ्टी में से हमने मशीन सेफ्टी को भी समझा क्या होती मशीन सेफ्टी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते। बच्चों अभी मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे प्रश्न पूछे जाते। इसमें जो मेन क्वेश्चन आएगा इन तीनों से, बस वो पूछेगा कि बताइए सेफ्टी के बारे में कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है। तो ये जो बातें मैंने आप लोगों को बोली है ना, ये सब बातें सुननी जरूरी थी, है ना, ये सब बातें सुननी जरूरी थी। इससे क्या है ना कि आप उस लेवल तक सोच सकते हो कि हाँ हाँ सर आप एकदम सही कह रहे हो। ओके चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों? हाँ, अब इसके बाद आ जाता है बच्चों नेक्स्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंट ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आपने सर कहा सेफ्टी क्या होती है, तो मैंने कहा सेफ्टी का मतलब है कि जब भी कभी हमें दुर्घटना से बचाव करना होता है उसके लिए सेफ्टी इस्तेमाल की जाती है। फिर मैंने कहा सेफ्टी कितने तरह की होती है, आपने कहा 3 तरह की सेफ्टी समझा दी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप ना खुद की सेफ्टी करते हो, खुद की सेफ्टी करते हो, फिर भी कई बार किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है। मान लीजिए एक बच्चा है, उसने खुद की सेफ्टी की, लेकिन सेफ्टी करने के बाद भी दुर्घटना हो रही, तो सेफ्टी करने के बाद दुर्घटना हो रही, तो दुर्घटना के तुरंत बाद हमें करना क्या चाहिए? मान लो आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, एकदम ध्यान सुनना, और आपको जो है सांप आके काट लेता है। वर्कशॉप में काम करते करते सांप आके काट लेता है, तो ये इसमें ना, ये तो दुर्घटना हो रही ना, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? तो सांप काट ले, तो सांप काटने के तुरंत बाद आपको क्या फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए? फर्स्ट एड का मतलब ये होता है डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो हम लोग उसमें 3 तिमड़ा करते हैं ना, वही फर्स्ट एड है। मान लो आग लग गई, तो आग लग गई तो डॉक्टर के पास ही जाके क्या पानी डालते हैं क्या, या फिर डॉक्टर के पास ही जाके आग बुझाते हैं क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हम जो भी काम करते हैं सर, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो कहना उसी को बोला जाता है फर्स्ट एड। ओके, तो फर्स्ट एड के बारे में समझ में आ गया। लेकिन फर्स्ट एड का इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे नहीं है? मान लीजिए एक आदमी सड़क पे चल रहा है, और सड़क पे चलने की वजह से उसका जो है कह सकते हो बाइक से एक्सीडेंट हो गया। अगर बच्चों बाइक से एक्सीडेंट हो गया तो क्या वो आदमी जो है डॉक्टर के पास जब जाएगा तभी उसका खून बंद होगा? सोचिए। या फिर उसके पास जो भी एक्सीडेंट हुआ है तो थोड़ा सा भी उसको आराम देने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? अरे किया जा सकता है। मान लीजिए आपके हाथ से चोट लग गई, खून बह रहा है, तो क्या डॉक्टर के पास ऐसे चले जाते हो, सर देखो कितना खून बह गया? अरे तब तक कुछ कपड़ा अपड़ा लगाते हो। यही है फर्स्ट एड। तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो भी आप उस पर काम करते हैं ना, उसी काम को ध्यान रखिएगा। हम किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं, है ना। अब देखो ये फर्स्ट एड का बहुत सारा डायग्राम दिखाया गया है कि फर्स्ट एड क्या हो सकता है। अच्छा आगे देखिए, फर्स्ट एड क्या है, इस बात को बताया दिया। फर्स्ट एड क्या है बच्चों? फर्स्ट एड लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति द्वारा बीमारी या चोट लगने पर दिए गए पहले और अधूरे उपचार को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। बस इतना समझो, जो मैंने बताया वो भी एकदम सही है कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो कुछ भी आपके घाव में मलहम पट्टी की जाती है सब फर्स्ट एड है। और लिखा भी है प्राथमिक चिकित्सा एक डॉक्टर नहीं है,
प्राथमिक चिकित्सा जो है वो एक डॉक्टर नहीं, बट डॉक्टर के पास ले जाने से पहले। ओके, तो फर्स्ट एड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट एड के बारे में मैं आपको बता दूं, ज्यादातर कंपनियों में कोई ना कोई चीज ऐसी रखी होती है जो फर्स्ट एड होती है। आप देखिए, आज आप बस में ट्रेवल करते हैं तो वहां भी अलग से एक बॉक्स बना होता है, उसमें फर्स्ट एड का बॉक्स होता है ना। तो इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट एड, किसी दुर्घटना में लोग की जान ना चली जाए, इसलिए फर्स्ट एड देना जरूरी होता है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है कि हम कहां कहां पर कैसे फर्स्ट एड यूज करते हैं। जैसे कि एक फर्स्ट एड में आपको बताता हूं, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर सांप काट ले, अगर आपके पैर में सांप काट ले तो आपको बताइए कौन सा फर्स्ट एड दिया जाना चाहिए। तो क्या है ना, जब आपके हाथों में पैरों में सांप काट लेता है तो आपको क्या करना चाहिए, उस जगह को थोड़ा सा खून निकाल देना चाहिए। उस जगह का क्या कर देना चाहिए, खून निकाल देना चाहिए। तो बच्चों, जब उस जहर का खून निकाल दोगे तो जो भी आपका जहर है वो जहर फैलने से बच जाएगा, या कम से कम जहर फैलेगा। ठीक है, उसके अलावा जिस जगह पे आपका सांप काटा उस जगह पे आप मोटी पट्टी बांध दीजिए, मोटी पट्टी बांध लो। तो जब आप मोटी पट्टी बांध लोगे तो पूरा का पूरा जो जहर है वो पूरी बॉडी में फैलने से बच जाएगा, है ना। तो फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि आदमी की जान ना चली जाए, इसलिए थोड़ा सा उपचार कर दो उसका। अब जैसे कि इन्होंने बोला कि अगर आपको किसी वजह से बिजली का झटका लग गया, किसी वजह से बिजली का झटका लग गया, तो बताइए उसके लिए क्या फर्स्ट एड होना चाहिए है। मान लीजिए एक आदमी यहां पर खड़ा है, इस आदमी को किसी वजह से ये आदमी इस खंबे को ऐसे टच किया। बच्चों, जैसे इस आदमी ने खंबे को टच किया तो इसको बिजली का झटका लग गया, तो बताइए क्या फर्स्ट एड होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर इस आदमी को बिजली का झटका लग रहा है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि किसी लकड़ी की सहायता से इसके हाथों को यहां से अलग करो। सबसे पहले लकड़ी की सहायता से इसके हाथों को अलग कीजिए, सबसे पहला काम ये होना चाहिए। दूसरा काम ये होना चाहिए कि इसको जमीन पर लिटा देना चाहिए, और इसका ये जो सीना है, देखो जब भी कभी बिजली का झटका लगता है ना तो सबसे पहले दिल काम करना बंद करता है, ब्लड सर्कुलेशन रुकता है। तो इसके जो दिल है उसमें जोर जोर से दबाना चाहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बना रहे। इसके साथ साथ इसको कृत्रिम सांस भी देनी चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है ना तो सांस लेना भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो वही सब छोटे छोटे बात लिखी हुई है कि तुरंत सूखी लकड़ी और रबड़ के जूते पहने हुए व्यक्ति को बिजली के संपर्क से हटा दे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको हटाने दिया और मुझे को करंट लग गया, तो ऐसे नहीं हटाना कि मैं इसको हटाने दिया पकड़ के हट नहीं। अगर ऐसे हटाया तो भी दिक्कत है, तो ये कभी नहीं हटाना। उसके अलावा मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए, सॉकेट से प्लग डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रीशियन ओवरहेड लाइन पर फंस गया है तो तुरंत लोहे की चैन द्वारा, कई बार हम लोग शॉर्ट सर्किट भी डाल देते। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये आदमी किसी वजह से बिजली का झटका लग रहा है तो सबसे पहले इसको हटाइए। हटाने के बाद ध्यान रखना, इसके दिल को धक्का दिया जाता है, और दिल को धक्का देने के बाद, दिल को धक्का देने मतलब दिल को दबाना, और इसको कृत्रिम सांस दी जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक के कारण होने वाला फर्स्ट एड है। आगे जैसे कि इस बात को इन्होंने डायग्राम के थ्रू दिखाया है, ये देखिए, थोड़ा सोचिए इस बात को, आप थोड़ा गौर से देखिए। जैसे कि ये खंबा है और ये वायर है, और इस वायर को देखिए ये आदमी पकड़े हुए, यानी इसको, इस लड़के को क्या लग गया बच्चों, इस लड़के को लग गया करंट, है ना। अब ये दूसरा आदमी खड़े होकर सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये डायरेक्ट उसको ऐसे नहीं छुड़ाने जाएगा खुद। तो इसने क्या काम किया, इसने देखिए एक लकड़ी के उसकी सहायता से, मत देखिए, इसके हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जब ये हटा दिया जाएगा तो इसके दिल को थोड़ा दबाएगा भी, कृत्रिम सांस भी दे सकता है ना। तो ये सब हमारा कह सकते हो फर्स्ट एड है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, इलेक्ट्रिक झटके के लिए। अच्छा, अब आगे देखिए, आगे देखो एक चीज और देखिए, यहां पर थोड़ा डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में ऐसे ब्लैक और ये येलो में ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, ये जो है ना, ये संकेत होता है खतरे का। और इन्होंने देखिए पता भी था कि बिजली का झटका लगने वाला, फिर भी तार को छू लिया। चलो आगे देखिए। तो बिजली का झटका लगने पर क्या करे, वही बात जो मैंने अभी बताई, वही सब लिखा हुआ। पहला देखिए क्या है कि यदि किसी को बिजली का झटका पकड़ ले तो उसे कभी स्पर्श ना करे। मान लीजिए पिछले वाले आदमी को बिजली का झटका लग गया तो डायरेक्ट दूसरा वाला आदमी नहीं स्पर्श कर सकता, है ना। तुरंत बिजली का मेन स्विच ऑफ कर दे, ये दूसरा काम होना चाहिए।
प्राथमिक चिकित्सा का प्रयोग जब तक ना करे तब तक बिजली के संपर्क से अलग ना हो जाए। हाँ, ये भी बात है, संपर्क अलग हो जाने पर ही आगे का प्रोसीजर करना चाहिए भाई। ऐसा रहा हो कि वो चिपटा हुआ है और आप चले रहे उसको कृत्रिम सांस देने, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। खुले हवादार स्थान पे लिटा देना चाहिए। अगर जरूरत हो तो हाथ पांव की मालिश करें और कृत्रिम सांस दे। मालिश करने का यही मतलब होता है, जब हम लोग हाथ पैर की मालिश करते तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। ओके, और मैंने एक और पॉइंट बताया है कि दिल को दबाए, दिल को दबाने के बाद भी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। ठीक है, फिर ट्रोमा अस्पताल में भेजे। ट्रोमा अस्पताल का ही मतलब होता है जहां आप झटकों से किसी कह सकते हो ऐसे चीज से गुजरते हो जहां पर अचानक से दुर्घटना हो जाती है, तो वहां उस हॉस्पिटल को हम लोग ट्रोमा हॉस्पिटल कहते हैं। तो तुरंत जो है उसको ट्रोमा हॉस्पिटल भेजे। ओके, तो ये स्टेट कह सकते हो फर्स्ट एड थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट, जल जाने के बाद आपको क्या फर्स्ट एड इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि ये लड़का देखिए हैं, इसको तो चिकन बिरयानी बना दिया गया। तो मान लीजिए ये लड़का है, वैसे ऐसे तो कोई नहीं जलता, जैसे ये जल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के जल रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो और उस कंपनी में धोखे से किसी वजह से आग लग जाती है। तो बच्चों, अगर धोखे से आग लग जाती है तो आपको क्या क्या फर्स्ट एड इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे आग से बचने के बहुत सारे तरीके होते, वो तो मैं आगे चल के बताऊंगा जब मैं टाइप्स ऑफ फायर पढ़ाऊंगा, फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ाऊंगा, वो मैं सब बताऊंगा। लेकिन जब भी कभी आपके कपड़ों में आग लग जाए तो सबसे पहला काम यही होता है कि आप जमीन पे लेट जाओ और लेट जाने के बाद रोल कर दो, है ना, ये सबसे पहला काम होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ते। अगर कोई व्यक्ति आग से झुलस गया हो और कपड़े से चिंगारी निकल रही हो तो उसे तुरंत बुझा दे। देखो, कई बार अक्सर ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, ये होता ही होता है कि मान लीजिए मुझे किसी वजह से आग लग गई और मैंने आग को बुझा दिया है, लेकिन एक दो चिंगारी छूट गई, और एक दो चिंगारी छूट गई तो मुझे ऐसा लगता है कि चिंगारी से आग नहीं भड़क सकती और मैं उसको छोड़ देता हूं। बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखना, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े युद्ध एक छोटी सी चिंगारी की वजह से लगता है। आप देखिए, जंगलों में इतनी भयंकर आग लग जाती है, समझो बात को, वो किसकी वजह से लगती है सर, वो एक छोटी सी चिंगारी की वजह से लगती है। तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके कपड़ों में आग लग गई और एक छोटी सी चिंगारी है तो आप उसे छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, उसे तुरंत बुझा दें। अगर शरीर के हिस्से पर कोई छाले या हो तो उसे दबाना नहीं चाहिए। कई बार छाले निकल जाते हैं तो हम दबाने की कोशिश करते नहीं। घाव पर बर्नल, बच्चों ये जो बर्नल होता है ना, ये स्पेशली जलने पर ही लगाया जाता है ना, और जलने वाले रोगों को कभी भी दौड़ने की अनुमति तुम देनी नहीं चाहिए। जैसे कि कई बार अक्सर होता है, ऐसा अक्सर होता है, मान लीजिए मेरे पीछे आग लग गई और मेरे पीछे आग लग गई तो मेरा क्या होता है कि आग लगने के बाद मैं दौड़ना शुरू कर देता हूँ। बच्चों, दौड़ने के बाद ना घबराहट के मारे दौड़ना शुरू कर देता हूँ, तो दौड़ने की वजह से जो आग है ना, ये और भड़क सकती है। क्यों भड़क सकती है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, तो कभी दौड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना, जलने के बाद कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। तुरंत लेट कर, जमीन में लेट कर रोल कर जाइए। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, आग बुझ जाती है। चिंगारी है तो उसे बुझा दीजिए, है ना। तो ये फर्स्ट एड किसका था सर? ये फर्स्ट एड था जलने के बाद। ओके, और देखिए इसके बाद अगला है फर्स्ट एड फॉर अनकॉन्शियस पर्सन। कई बार क्या होता है कि किसी वजह से कोई आदमी बेहोश हो जाता है। कई सारे रीजंस हो सकते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि आप बेहोश हो गए, आपकी बुद्धि वो हो गई, कह सकते हो दिमाग वो हो गया, शून्य पड़ गया, तो उसमें क्या आपको फर्स्ट एड देना चाहिए? ये इसका रीजन क्या क्या हो सकता है मैं बताऊं। जैसे कि मान लीजिए मैं बहुत थका हुआ हूं, और थके होने की वजह से मेरा जो दिमाग है ना वो काम नहीं कर रहा, ऊपर से सफोकेशन भी हो गया। तो सफोकेशन होने की वजह से भी मैं बेहोश हो गया, अचानक से बुद्धि नहीं काम कर रही, तो क्या करना चाहिए? तो याद रखना, जब भी कभी आप बेहोश हो जाए यानी सांसें थम जाए जिसको बोलते हैं, लेकिन दिल की धड़कन चल रही है, तो हाथ की नाड़ी देखिए, अगर वह ठीक से चल रही है तो सांस लेने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। देखो दोनों चीजें होती है, अगर आपका दिल अच्छे से नहीं काम कर रहा, दिल को दबाइए, दिल काम कर रहा है, नाड़ी काम कर रही है, तो सांस दीजिए, कृत्रिम सांस जिसको बोलते हैं, है ना। तो कृत्रिम सांस देना शुरू कर देना चाहिए। ओके, हाँ, मुंह में कोई खाद्य पदार्थ है तो उसे निकाल कर कृत्रिम सांस दें। तो अगर आपका अनकॉन्शियस हो गया, मतलब किसी वजह से आपकी बुद्धि वो हो गई, आप बेहोश हो जाते हैं,
सबसे पहले दिल और नाड़ी चेक कीजिए। दिल और नाड़ी अगर खराब है तो दिल को दबाइए, है ना, और अगर दिल और नाड़ी सही से चल रही है तो मुंह से सांस दीजिए। ओके, चलो और आगे देखिए। इसके बाद आ जाता है प्राथमिक चिकित्सा की एबीसी। बच्चों एबीसी ना एक शॉर्ट टर्म होता है और कई बार पूछा भी जाता है कि एबीसी का पूरा नाम क्या है। फर्स्ट एड के टर्म में एबीसी का पूरा नाम क्या है, याद रखिएगा। फर्स्ट एड के टर्म में एबीसी का पूरा नाम क्या है, ये कई बार क्वेश्चन आता है ना। तो फर्स्ट एड के लिए अगर मैं पूछूं एबीसी का पूरा नाम क्या है तो कहना ए से तुम्हारा होता है एयरवे, बी से होता है तुम्हारा ब्रीद इन और सी से होता है सर्कुलेशन। ठीक है, सबसे पहले देखिए एयरवे, ब्रीद इन और सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रीद इन, सर्कुलेशन, यही आपके एयरवे का पूरा नाम है। अब ये क्या है मैं इसको समझा देता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना इसका पूरा नाम पूछा जाता है, कहता है कि एबीसी का बताइए पूरा नाम क्या है, एयरवे, ब्रीद इन, सर्कुलेशन। बच्चों एयरवे का मतलब क्या होता है कि वायु मार्ग प्राथमिक चिकित्सा के प्रथम उद्देश्य अर्थात जीवन की रक्षा से संबंधित। बहुत सीधी सी बात इन्होंने बोली कि आदमी को कुछ भी हो जाए, हाथ में चोट लग जाए, पैर टूट जाए, हो सकता है उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन अगर आपका जो वायु मार्ग है जहां से आप अंदर सांस लेते हो वही अगर खराब हो जाए तो फिर दिक्कत है ना। तो एयरवे जो है ना, वायु मार्ग जो है ना, सबसे पहले उसी को चेक किया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। फिर अर्थात जीवन की रक्षा से संबंधित है, किसी के प्राणों को बचाने के लिए यह निश्चित करना चाहिए कि उसके वायु मार्ग में कोई अवरोध है या फिर नहीं। हाँ, अब मैं इसका समझा देता हूं एयरवे का क्या मतलब है, मैं समझा देखो। जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ, सुनना ध्यान से, देखो ये जो सेफ्टी वाला चैप्टर है ना, ये चैप्टर ना आपको फील करना होगा। आप, मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे बैच को देख रहे हैं वो आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक के तो होंगे, है ना। तो आपको ये सब चीजें पहले से पता है, बस आपको फील करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि कोई आदमी जो है सड़क पे चलते चलते उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पे चलते चलते उसका क्या हो जाता है बच्चों, एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप लोग सबसे पहले क्या चेक करते हो, सोचिए सबसे पहले क्या चेक करते हो, ये चेक करते हो क्या? अच्छा, सबसे पहले आप ये चेक करते हो गले में क्या पहने हैं, जेब में कितना माल डाले, ये क्या नहीं है, गलत चीज है, ये नहीं है ना। तो अगर कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है सबसे पहले आप ये भी नहीं चेक करते हो कि उसका हाथ पैर सही है कि नहीं सही है नाक टूटी नहीं टूटी, गर्दन टूटी नहीं टूटी, क्या ये चेक करते हो? नहीं, सबसे पहले चेक किया जाता है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। बताओ चल रहा हूं तो वायु मार्ग इसलिए जरूरी होता है कि अगर धोखे से वो सांस नहीं ले पा रहा या उसके सांस लेने में कोई रुकावट है, हाथ पैर को मारो गोली, उससे उतना ज्यादा मतलब नहीं है। सांस लेने में अगर रुकावट है तो आप हाथ पैर बचा के क्या अचार डालोगे, है? सोचिए। तो आप सबसे पहले सांस लेने में अगर कोई रुकावट है तो उस रुकावट को आप दूर कीजिए बच्चों। इसी तो हम लोग किस नाम से जानते हैं, एयरवे। एयरवे मतलब वायु मार्ग को एकदम साफ कीजिए, वायु लेने में, सांस लेने में उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा नंबर देखिए, वायु मार्ग को जांच के बाद, जांच तो कर लिया आपने, यह देखना चाहिए कि मरीज सचेत अवस्था में है और सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल, ब्रीद इन कर रहे हैं, नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं है कि वायु मार्ग में अवरोध नहीं है और फिर भी वो सांस नहीं ले पा रहा, तो ये चेक कर लीजिए। हाँ, ब्रीद इन कर रहा है, नहीं कर रहा। और अंत में यह देखना चाहिए कि मरीज खून का प्रवाह हो रहा है या नहीं। बच्चों खून का प्रवाह होने ना होने के लिए ना आपको दिल को दबाना चाहिए। दिल दबाने के बाद क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिक सही हो जाता है। ठीक है, और इन्होंने लिखा भी है कि नाड़ी का टेस्ट कीजिए। खून का प्रवाह होने के लिए आप नाड़ी को टेस्ट कीजिए। होता क्या है कि अगर खून का प्रवाह नहीं हो रहा ना तो नाड़ी में जो पल 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 होता है ना, डब लब जिसको बोलते हैं, वो नहीं हो रहा। लेकिन अगर हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है ना। तो तीन चीजें होती है एबीसी, एयरवे, ब्रीद इन और सर्कुलेशन। खून का सर्कुलेशन है कि नहीं। ओके, तो ये प्राथमिक चिकित्सा की कह सकते हो एबीसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहां तक मैंने आपको प्राथमिक चिकित्सा के बारे में समझा दिया ना। अब हमारे पास पीपी किट आ जाता है। हाँ, इसको भी समझ लेते, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फायर आगे पढ़ेंगे। इसको मैं ऊपर कर देता हूं, पहले तो इसको पहले समझते। नेक्स्ट हेडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बोलते हैं पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। पूरा नाम कहीं लिखा है, नहीं लिखा? नहीं लिखा, चलो मैं लिख देता हूं। पीपीई का पूरा नाम क्या होता है सर? पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट।
ओके। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ये ध्यान रखना पीपीई का पूरा नाम है। भैया पीपीई का काम क्या है बच्चों? पीपीई का मतलब ये होता है कि वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी वस्तुएं जो आप खुद की सुरक्षा के लिए पहनते हो उन्हें बोलते हैं पीपीई, है ना। देखो लिखा है ना, ऐसी चीजें चाहे वह लोहे की हो या प्लास्टिक की हो, लकड़ी की हो, नायलॉन की हो, जो आपको दुर्घटना के सामने खड़ी हो सकती है, जो आपके और दुर्घटना के सामने देखो बनाने वाले कंटेंट बनाने वाले ना स्टाइलिश ढंग से परवाजा लेती है, जो आपके और दुर्घटना के सामने खड़ी हो, फिल्मी अंदाज में है ना। वैसे जनरली इसका बात ये होती है कि जो आपके खुद की सुरक्षा करे, जो आपके खुद की सुरक्षा करे उसे ध्यान रखना पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं। और याद रखना यह खुद की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, खुद की सुरक्षा के लिए पहना जाता है। अच्छा, खुद की सुरक्षा किससे हो सकती है? सोचने वाली बात है। खुद की सुरक्षा किससे हो सकती है, कैसे हो सकती है? तो कहना जैसे कि ये देखिए ग्लव्स, है ना। उसके अलावा ये हमारा गॉगल्स चश्मा, ये कान में लगाने वाला हो गया, है ना। ये हो चश्मा हो गया, इसे बोलते हैं हमारा जो जैकेट पहनते हैं हम लोग, ओके। ये जूते हो गए, ये भी ग्लव्स हो गए। तो ये सब क्या है सर? ये सब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है जिसको पहनने के बाद हम लोग कह सकते हो सुरक्षित महसूस करते हैं। ये जरूरी होता है। अगर आपने ये नहीं पहना रखा इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बड़े संकट में पड़ सकते हैं, है ना। और भी देखो, मैं एक दो एग्जाम्पल शुरू और भी बताता हूं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पीपीई है। कई बार पीपीई तो मैंडेटरी होता है, मतलब वो पहनना ही पहनना है। अगर आप नहीं पहने तो आप कंपनी के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए ये आई प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, पहना गया। ये कान प्रोटेक्शन के लिए, हेयरिंग प्रोटेक्शन के लिए ये ग्लव्स है। हैंड प्रोटेक्शन के लिए ये बच्चों फुट प्रोटेक्शन के लिए जिसको आप बोलते हैं जूते, समझ। ये कहलाता है एप्रेन। मैंने बताया ना एप्रेन पहनने से, कई लोगों को लगता है एप्रेन पहनने से क्या प्रोटेक्शन हो सकता है। बच्चों प्रोटेक्शन होता है एप्रेन पहनने से। एप्रेन पहनने से क्या होता है कि दूर खड़े आदमी को, आप ऐसा सोचो, ऊपर एक आदमी काम कर रहा है और ऊपर वाले आदमी को एक दो पत्थर जो है नीचे फेंकने हैं या लोहे की कोई चीज नीचे फेंकनी है, तो नीचे देख के फेंकेगा। और तुम हल्की चीजें, हल्के वस्त्र पहने होगे, हल्के कलर के वस्त्र पहने होगे तो दिखाई नहीं दे रहा। एप्रेन पहने होगे तो दूर से दिखाई दे रहा है ना। उसके अलावा कह सकते हो ये हमारा मास्क हो गया, ये हमारा टोपी हो गई, है ना। तो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई का मतलब ये होता है जो आपके खुद की सुरक्षा करे, दैट इज कॉल्ड पीपीई। बहुत सारी चीजें पीपीई में होती है। कुछ चीजें कई बार मैंडेटरी होती है अलग अलग कंपनी के लिए, पहनना ही है तो पहनना है, बिना पहने आपको एंट्री नहीं मिल सकती, है ना। तो बच्चों ये वाला जो पहला लेक्चर था इसमें मैंने इसमें आपको पीपीई तक समझा दिया। अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ फायर पढ़ाऊंगा। बच्चों टाइप्स ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइप्स ऑफ फायर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी बनेंगे। विश्वास मानिए, टाइप्स ऑफ फायर आपको समझ में आ गया तो सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। पार्टी सुरक्षा स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे हम लोग ड्राइंग को भी खत्म करके सब कुछ फिनिश कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।